हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 20 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, और बहुत क्वेश्चन मिल गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर दोस्तों 15 से 18 क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, तो चलिए उससे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आज पूछे गए थे दोस्तों। और दोस्तों देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जितना दोस्तों मोटिवेट करेंगे उतना हम लोग वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक ना, आपका परिवार दोस्तों 3 के होने वाला है, तो 3 के होने के लिए दोस्तों आप एकदम और इसी तरह दोस्तों प्यार देते रहिए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए उसको पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। शाम को मैं दोस्तों तीनों शिफ्ट का पीडीएफ डाल देता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आज कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। देखिए इसको बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने जितना बताया है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, फिर बताऊँगा, फिर आने वाले शिफ्ट में देखिए उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब बात करते हैं 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों। देखिए 11 को 10 + 1 याद रखिएगा। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों, ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था। इसको जोड़ा गया था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और बात करते हैं दोस्तों, देखिए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है दोस्तों, तो यूएसएसआर याद रखिएगा, ये रूस याद रखिएगा। ठीक है, तो रूस से लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों किस भाग में है दोस्तों, तो याद रखिएगा अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 51A में दोस्तों इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। एक और याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये पूछेगा दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया दोस्तों, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इससे बाहर दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना बस याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में। और दोस्तों देख लीजिए, ये पूछा था कि RRR के गाने नाटू नाटू के गाने को किसने गाया था। तो देखिए उसको बात कर लेते हैं। देखिए प्रसिद्ध फिल्म थी, तो ये पूछा था तो नाटू नाटू गाने को दोस्तों चंद्र बोस ने लिखा। किसने लिखा था दोस्तों? चंद्र बोस ने। M किरवानी ने दोस्तों इसे संगीतबद्ध किया था। M किरवानी ने। प्रेम रचित ने कोरियोग्राफर किया था। ठीक ना, प्रेम रचित ने। गाना रामचरण और NTR जूनियर पर फिल्माया गया है। किस पर फिल्माया गया है? रामचरण और NTR पर। ऑस्कर में नॉमिनेटेड होने वाली नाटू नाटू पहला भारतीय गीत है। तो ऑस्कर में दोस्तों नॉमिनेट होने वाली दोस्तों नाटू नाटू भारत की पहली गीत है। ठीक है, और लेते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना से तो आपके एग्जाम में पूछ ही रहा है, इसमें भी पूछ दिया दोस्तों। तो भारत में पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे, ये पूछा है। तो देखिए इसको बात कर लेते हैं। तो भारत में दोस्तों पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक लक्ष्य दोस्तों संघ आधुनिक आत्मनिर्भरता और समानता है। ठीक है, तो देखिए उसको पंचवर्षीय योजना से पूछ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिए। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से दोस्तों 1956 तक चली थी। कृषि पर जोर दिया गया था दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना में, और हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इतना याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1956 से 61 तक चली थी। 1956 से 61 तक इस पर दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया। किस पर जोर दिया गया? उद्योग पर। आइए दोस्तों आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1961 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 1961 से 65 तक चलता है दोस्तों, 65-66 तक। और ये दोस्तों गॉडगिल योजना पर आती है। किस पर? गॉडविल योजना पर। गॉडगिल या गॉडविल जो नाम लिखा रहता है, गॉडगिल कभी लिखा रहता है, कभी गॉडविल लिखा रहता है। तो इतना याद रखेंगे दोस्तों, तो आपके एग्जाम में इससे बाहर होने वाला नहीं है। ठीक है, बाहर आने वाला नहीं है दोस्तों। लास्टवी पंचवर्षीय याद रखिएगा 2012 से 2017 तक चली थी दोस्तों लास्टवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं। अगला देते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि ओलंपिक में बैडमिंटन में कितनी तरह की स्पर्धाएं होती हैं। तो देखिए ओलंपिक में बैडमिंटन में दोस्तों 5 प्रकार की स्पर्धाएं होती है। कौन कौन होती है ये देख लीजिए। देखिए ओलंपिक में बैडमिंटन में 5 तरह की स्पर्धाएं होती हैं। पुरुषों का एकल, महिलाओं का एकल, पुरुषों का युगल, महिलाओं का युगल और मिश्रित युगल। ये 5 प्रकार के स्पर्धाएँ होती हैं। ठीक ना, अगला देखिए क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश के निर्माण में के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो देखिए बांग्लादेश के निर्माण के समय
चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। बांग्लादेश के बारे में याद रखिए दोस्तों, बांग्लादेश को दोस्तों 1905 में विभाजित किया गया, ठीक है। फिर 1911 में दोस्तों इसको रद्द कर दिया गया। 1905 में इसका उस समय लॉर्ड कर्जन दोस्तों वायसराय था। कौन था? लॉर्ड कर्जन वायसराय था। तो इतना ही भी याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी भी याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका, ठीक ना। मुद्रा क्या है दोस्तों? मुद्रा है टका। तो इतना याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के मुताबिक दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों दमन जिला है, ठीक ना। तो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 2011 की जनगणना के मुताबिक दोस्तों दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का दमन जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, ठीक ना। इस जिले में दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर 533 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 533 महिलाएं हैं। और वहीं पुडुचेरी के माहे जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। तो सबसे माहे जिला में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं हैं। अगर ये पूछे सो कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है सो, तो याद रखिएगा केरल। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है सो, तो हरियाणा है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा। और साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो केरल ही है। और साक्षरता की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है सो, तो कम साक्षर वाला, तो ये है दोस्तों बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए बात कर लेते हैं अंधे की लाठी के मुहावरे का अर्थ। तो इसका होता है दोस्तों कि जब आप किसी व्यक्ति को एकमात्र सहारा बन जाते हैं या होते हैं, तो उसी ही क्या कहा जाता है? अंधे की लाठी मुहावरा। अगला क्वेश्चन है धरती के अन्य पर्यायवाची शब्द। तो धरती के पर्यायवाची शब्द पूछा था दोस्तों। देखिए इस तरह पूछा था कि कौन धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पर कि धरती का पर्यायवाची कौन कौन है। अचला होता है दोस्तों, धरा होता है, जमीन होता है, रत्न गर्भा होता है, माही होता है, वसुधा होता है, धरित्री होता है, क्षिति होता है, उर्वी होता है, भूमि होता है, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों धरती के पर्यायवाची। अब इसमें से जो ऑप्शन में नहीं होगा दोस्तों वही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए दोस्तों पूछा था कि पूर्व शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों पूर्व शब्द का विलोम दोस्तों पश्चिम होता है या पश्चात होता है, ठीक है। तो पश्चिम अगर ऑप्शन में दिया होगा तो हो जाएगा। तो विलोम शब्द पूछ ही रहा है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों न्यायपालिका दोस्तों भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता होता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा था कि बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम कितना होता है। तो देखिए बात कर लेते हैं बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम। तो ये दोस्तों होता है 28 × 15 मीटर। 28 × 15 मीटर। यह एक टीम खेल है दोस्तों जो आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है। तो कहाँ खेला जाता है? सो आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है। अगला देते हैं माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए बात कर लेते हैं माइक्रो फाइनेंस की। तो माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य दोस्तों मुख्य काम गरीबी कम करना और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को वित्तीय सेवाएं देना होता है। माइक्रो फाइनेंस के जरिए दोस्तों लोगों को ऋण, बचत खाते, बीमा, निधि हस्तांतरण जैसी वित्तीय सेवाएं मिलती है, ठीक ना। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो अमृत, पीयूष, अमीय, सोम, अमी, जीवनोदक। ये क्या होता है? सुधा शब्द का पर्यायवाची होता है। अगला देते हैं सो किस योजना के तहत काम दिया जाता है। तो देखिए मनरेगा योजना के तहत दोस्तों काम दिया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि स्वच्छ भारत किस की याद में मनाया जाता है। तो देखिए स्वच्छ भारत ये दोस्तों महात्मा गांधी के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को दोस्तों स्वच्छ भारत मनाया जाता है, ये महात्मा गांधी के बर्थडे के उपलक्ष्य में। अगला देते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए इसे 2024 वाला पूछा था, 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। लेकिन दोस्तों वर्तमान में बात कर ले जैसे कल ही का, ठीक ना। तो कल या परसों का दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त चेंज हो गया है, अब ज्ञानेश हो गए हैं। नाम है दोस्तों ज्ञानेश प्रकाश की क्या नाम है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश हैं, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों हमारे सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन 20 फरवरी के। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और PDF लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर PDF मैं डाल देता हूँ पूरा इसी तरह, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।